शायद उसके बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई कि कहीं माफी मांगना पड़े। कुछ कारण ऐसे बने कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। आपने राजनीति की शुरुआत ही आपकी शायद कृषि मंडी अध्यक्ष के रूप में? जी, कि मंदिर चल के हम एक पर्ची डालेंगे तो जिसके नाम की पर्ची निकले वो हमारा अध्यक्ष होगा, बाकी साथ ही उसको समर्थन देके अपने फॉर्म विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है कि अब किसान बहुत परेशान हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कहा? कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ हो आपका और उनको लेके कि आप उनकी राजनीति से प्रेरणा पाके आज इस मुकाम तक पहुंचे? पर राजनीति में तो हम कभी ऐसा नहीं लगा कि आज हम हारते हैं। हाँ, पर जब कभी आर्थिक मामला आया तो उसमें जरूर हमें ऐसा महसूस हुआ कि आज हम हारते हैं, कि हम परिवार की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। सरकार पहल कर रही है, बिना नदी सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है, पर कुछ हमारे गांव हैं जो छूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन गांव के लिए भी पानी। तो राजनीतिक यात्रा में आपकी प्रेरणा कौन बना? आप किससे प्रेरित रहे? खुरई से विधायक माननीय पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर। एक और विधायक जो आपकी भाजपा का दामन थाम के आई हैं, नलिला सप्रे जी, तो आप उनके साथ या उनके सपोर्ट में कभी स्टैंड लेते हुए दिखाई नहीं दिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजेस रियल टॉक, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों से जो कि सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं होते, उनका व्यक्तित्व भी एक खुली किताब की तरह होता है। ऐसे लोग जो जमीनी सच्चाइयों से जुड़े होते हैं और अपनी दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका नाम है अमर प्रताप सिंह ठाकुर भाई। के बारे में हम आपको बता दें कि ये वर्तमान में बीना जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और कृषि उपज मंडी समिति, जो कि बीना की बहुत बड़ी कृषि उपज मंडी समिति मानी जाती है, उसके ये अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर इन्होंने काम किया है। बहुत सारी बातें आज हम इनसे करेंगे। इनका संघर्षमयी जीवन रहा है, जीवन के हर पहलू पर हम बात करेंगे। वो खुद तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चाचा। गुलू भाई, जैसा कि मतलब हम शुरुआत करेंगे उस शख्सियत से जो आपके पिताजी थे, स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह जी ठाकुर। हमारे बहुत अच्छे मित्रों में रहे, बहुत अच्छे परिचितों में रहे, और मैं ये कहूंगा कि उनसे भी हमने बहुत कुछ राजनीति में सीखा। बड़े ही सहज, सरल और मिलनसार इंसान थे। तो जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई, उस समय आप बहुत छोटे रहे होंगे, बहुत छोटे थे, तो उनकी असामयिक मृत्यु होना और परिवार की एकदम से जिम्मेदारी आप पर, चूंकि आप अकेले थे, काफी कम उम्र आपकी थी, और उसके बाद आज इस मुकाम तक आना, तो ये कैसी स्टोरी रही आपकी? ये संघर्ष करना तो हमने अपने पिताजी से सीखा है, क्योंकि हमारे पिताजी भी एक गांव से निकल कर बीना आए और बीना में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो। लगातार उनने जो संघर्ष किया, उनका परिणाम है कि आज हमने उनको देख के जो सीखा है और हम उसकी वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जो हमारे पिताजी के अंदर था उतना तो हम नहीं कर पा रहे। पिताजी के समय हमने देखा है कि कोई कांग्रेस की राजनीति करते थे, पर उनके पास बराबर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते थे, संघ के लोग भी आते थे, और उनसे बड़े अच्छे मित्र पर उनके व्यवहार से नहीं कि पिताजी का साथ छूटा और कुछ कारण ऐसे बने कि मुझे राजनीति में आना पड़ा, और ईश्वर की कृपा हुई कि मैं बीना अपना कृषि मंडी का अध्यक्ष बना। आपने राजनीति की शुरुआत ही आपकी शायद कृषि मंडी अध्यक्ष के रूप में हुई? जी, जो जनप्रतिनिधि वाली राजनीति, पहली राजनीति में हमारा जो कदम रहा वो कृषि मंडी से रहा। अच्छा। कृषि मंडी का अध्यक्ष बना। अध्यक्ष के साथ फिर अगली पंचवर्षीय में उसी कृषि मंडी में मैं सदस्य के तौर पे पहुंचा, और आज मैं जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्व पे भी रहा मैं। बंसीलाल जी गुर्जर, जो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे किसान मोर्चा के, उनके संपर्क में आया, तो उनके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने मुझे प्रदेश का मंत्री का दायित्व दिया। माननीय दाऊ साहब अर्जुन सिंह जी के संपर्क में रहा, माननीय अजय सिंह राहुल भैया के संपर्क में भी रहा, और बड़े अच्छे हमारे उनसे पारिवारिक संबंध रहे। तो मंडी अध्यक्ष चुनने के समय पे कोई घटनाक्रम हुआ था? कैसे आप चुने गए? क्योंकि उस समय आप शायद सदस्य भी नहीं थे। पिताजी हमारे शांत हुए तो शेष कार्यकाल था, उसका उपचुनाव हो रहा था। अच्छा। तो उपचुनाव में करीब हम 15 लोगों ने उस समय फॉर्म भरे, और आज तो मंडी के चुनाव नहीं होते, उस समय डायरेक्ट जो किसान है वो सभी वोट डालते थे,
लगभग विधानसभा चुनाव जैसा मतलब चुनाव होता था, तो उसमें हम 15 लोगों ने फॉर्म भरे, पर कोई कारण ऐसा बन रहा था कि शायद वोटिंग होने के पहले चुनाव में स्टे हो जाता। तो वो एसडीएम थे हमारे, उन्होंने बताया कि साहब आप लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, पैसा खर्च करोगे, आपसी आप लोग की रंजिश बढ़ेगी, क्यों ना आप पहले ही किसी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष अपना चुन लें। तो हम 15 लोग बैठे साथ में, और ये तय हुआ कि मंदिर चल के हम एक पर्ची डालेंगे, तो जिसके नाम की पर्ची निकले वो हमारा अध्यक्ष होगा, बाकी साथ ही उसको समर्थन देके अपने फॉर्म विड्रॉ कर लेंगे। तो हम मंदिर गए, तो मंदिर में जो पर्ची डाली तो एक कन्या थी जिसके द्वारा पर्ची उठवाई गई, तो उसमें पर्ची निकली वो मेरे नाम की थी। इस प्रकार मैं कृषि मंडी का अध्यक्ष। कितने महीने कितने साल आपका ये कार्यकाल? ये 3 साल का हमारा कार्यकाल रहा। 3 साल का कार्यकाल। अच्छा, 3 साल का आपका कार्यकाल रहा है। इन 3 साल के कार्यकाल में आपने मंडी अध्यक्ष होते हुए ऐसे कौन कौन से प्रमुख निर्णय लिए जो लोगों को आज भी याद रहे? जी, जैसे आज जो मंडी में हम प्रांगण में अंदर जाते हैं, पूरे प्रांगण में हमने सीसी का काम कराया, साथ ही किसानों को बारिश और धूप से बचने के लिए शेड का निर्माण करवाया। साथ ही मेरे कार्यकाल में पहले हमारे यहाँ छोटे तौल कांटों से किसानों की कृषि उपज की तौल होती थी, तो मैंने एक धर्म कांटे की भी स्थापना करवाई, जो कि अब अक्सर आप देखते होंगे कि अब किसान जाता है और सीधी अपनी ट्रॉली का वजन करता है, व्यापारी के यहाँ माल खाली किया पूछ रहा है, और हर किसान से हम फोन पे बात नहीं कर सकते, तो क्यों ना अपन किसानों के नंबर इकट्ठे करें और उनको मैसेज के माध्यम से डेली के रेट उपलब्ध कराएं। तो ये शुरुआत मेरे कार्यकाल में हुई। मैंने बहुत से किसानों के नंबर इकट्ठे किए और उन किसानों को मैं पर डे मैसेज करता था कि आज फलाना अनाज इस भाव बिका है, मिनिमम और मैक्सिमम। ये सुविधा दी, अच्छी बात है, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है कि अब किसान बहुत परेशान हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? परेशानी का मुख्य कारण यह है कि आज मंडी में किसानों का प्रतिनिधि नहीं है। मंडी के चुनाव नहीं हुए, इससे उनका प्रतिनिधि पहुंच नहीं पा रहा है, और एसडीएम को बाहर साधक वहां पर बनाया गया है, पर एसडीएम के पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं कि वो कृषि मंडी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना सरकार है जी, भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, केंद्र में जी, मंडी बोर्ड के चुनाव भी शायद वो कराते हैं जी, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोगों ने डिमांड क्यों नहीं? हम लोगों ने मांग की थी, पर मामला कोर्ट में है, इस कारण से मंडी के चुनाव नहीं हो पा रहे। जानना चाहेंगे कि आप वर्तमान में जनपद अध्यक्ष हैं, तो कृषि मंडी और जनपद अध्यक्ष लगभग दोनों किसानों से, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित। बिल्कुल। तो जनपद उपाध्यक्ष हैं आप, तो जनपद उपाध्यक्ष बनने के दौरान आपके क्या अनुभव रहे हैं अभी तक? मंडी में हमारे काम थे जो कि एक सीमित हमारा दायरा था, पर जनपद में एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत काम है इसमें। आप इसमें सारी योजनाएं, बच्चे के जन्म से लेके व्यक्ति की मृत्यु तक के जो भी कार्य हैं वो सारे जनपद से जुड़े होते हैं। तो वहां पे भी लोगों की समस्या। आपके पिताजी की एक आदत थी जो हमने देखी थी, जब वो जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष थे जी, तो उस समय जैसे किसी की कोई मृत्यु हो गई, मिट्टी का तेल चाहिए है, घासलेट चाहिए है, तो वो तुरंत उसके घर तक वो चीज पहुंचा देते, वो भी निःशुल्क। बिल्कुल सर, लगभग सभी की इस प्रकार की सेवा वो करते रहते थे। तो उनकी राजनीति और आपकी राजनीति, इसमें क्या अंतर आप महसूस कर? परिस्थिति का अंतर है। उस समय जनता की मांग कुछ और थी, साधन की उपलब्धता कुछ और थी, आज ये समय दूसरा है। पहले सारा ऑफलाइन काम था, आज डिजिटल है, तो ये अंतर आ रहा है। कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ हो आपका और उनको लेके कि आप उनकी राजनीति से प्रेरणा पाके आज इस मुकाम तक पहुंचे, तो कोई ऐसी चीज याद आ रही हो? घटनाएं तो पिताजी का साथ रहा है, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो याद आती है पिताजी पर। जैसे पहले हमारी ट्रैक्टर एजेंसी हुआ करती थी, और ट्रैक्टर एजेंसी में एक एरिया रहता था कि इस एरिया में हम अपना माल बेचेंगे, दूसरे एरिया में दूसरा डीलर बेचेगा। तो पास के पड़ोस के जो डीलर थे वो हमारे एरिया में माल बेच रहे थे, ट्रैक्टर बेच रहे थे, तो हमने उनसे मौके कई बार मना किया कि आप हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप ना कीजिए, वो नहीं माने। युवा अवस्था थी मेरी, तो एक दिन वो हमें मिल गए बीना के मार्केट में, तो हमने उनसे बात की, बात इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई पे बात आ गई। तो वो हमारे पापा जी के पास पहुंचे कि आपके बेटे ने हमारे साथ बताओ बदतमीजी की, मैं आपकी उम्र का हूँ। तो पापा जी हमारे कहने लगे इनसे माफी मांगो। तो युवा थे हम, थोड़ा जोश में रहे कि हम इससे क्यों माफी मांगे, तो हमने माफी मांगने से मना कर दिया। तो पिताजी के लिए तुम नहीं मांगो माफी, मैं माफी मांग ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ। वो उठे पैर छूने के लिए सामने वाले के, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मैं गलत। ये उनकी सहजता का
जी कि आपने किसी के साथ मारपीट कर दी और जब वो माफी मांगने को पापा ने बोला तो आप नहीं मांग रहे। हाँ। उन्होंने कहा हम मांग लेंगे। हम मांगे। तो फिर उसके बाद आपने माफी मांगी? नहीं, मैंने माफी मांगी, बिल्कुल। और वो बात कभी भूला नहीं और उस चीज को मैं याद रखता हूँ आज भी। और शायद उसके बाद मुझसे ऐसी कोई गलती ही नहीं हुई कि कहीं माफी मांगना पड़े। ये परिवार की जिम्मेदारी, राजनीतिक क्षेत्र में आना। इस बीच आपको कोई ऐसा वक्त भी आया जब आपको ये लगा हो कि यार अब हम हार गए, हार मानने की सोच ली हो आपने? नहीं, चूंकि संघर्ष बड़ा था तो कई बार ऐसे मौके आए कि हम विफल हुए, पर राजनीति में तो हम कभी ऐसा नहीं लगा कि आज हम हार गए। हाँ, पर जब कभी आर्थिक मामला आया तो उसमें जरूर हमें ऐसा महसूस हुआ कि आज हम हार गए, कि हम परिवार की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। हम किस परिस्थिति में पहले थे और आज किस परिस्थिति में है। बीच में ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। हाँ, ऐसी परिस्थिति बीच में बनी कि हम परिवार को बराबर जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं कर। तो आप राजनीतिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में संतुलन कैसे बना के रखा आपने? ये तो संतुलन बनाने में इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे परिवार का, कि हमारे घर के लोगों ने परिस्थिति को समझा कि हमारे घर की परिस्थिति क्या है और उस प्रकार से उन्होंने मांग रखी हमसे। कभी ज्यादा अपेक्षा नहीं की उन्होंने कि नहीं साहब हमें घर में ये सामान उपलब्ध कराओ, वो सामान उपलब्ध कराओ। जरूरत नहीं पड़ाई हमारे घर के लोगों ने। उसमें अभी सबसे बड़ी समस्या या बीना विधानसभा के विकास के क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देती है? क्या होना चाहिए इससे पूरा विकास हो? विकास के लिए जरूरी तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो किसानों का प्रतिनिधि हूं, तो सबसे पहले किसानों के लिए खेत के लिए पानी चाहिए। मुख्य जरूरत है कि सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त हो। और सरकार पहल कर रही है, बिना नदी सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है, पर कुछ हमारे गांव हैं जो छूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन गांवों के लिए भी पानी मिले। और अगर शहर की दृष्टि से बात करेंगे तो शहर में मुख्य समस्या आ रही है अभी ट्रैफिक व्यवस्था। तो उसके लिए के लिए रिंग रोड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और रिंग रोड बनना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो भानगढ़ में पीजी कॉलेज, मंडी मावरा भी हमारा बीना मुख्यालय से दूर है, एक पीजी कॉलेज वहां भी खुलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप एक महत्वपूर्ण चीज भूल रहे हो, जो बरसों से हमेशा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी चुनाव हो, हर जगह एजेंडा बन के आता है बीना को जिला बनाया जाना। यदि जिला बन जाता तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। नहीं, जिला बनना अलग विषय है और जो मैं मांग कर रहा हूँ ये अलग चीज है। कोई जिला बनने से सिंचाई परियोजना का कोई संबंध नहीं है। जो राजनीतिक यात्रा में आपकी प्रेरणा कौन बना? आप किससे प्रेरित रहे ज्यादातर? खुरई से विधायक माननीय पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनकी प्रेरणा से आज तक मैं राजनीति में जो भी काम कर रहा हूँ सब उन्हीं की प्रेरणा से कर रहा हूँ। सिंह जी ठाकुर पूर्व मंत्री जी, अब आपने जब बात छेड़ी दी है तो हम थोड़ा आपसे पूछ लेते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों बड़ी ग्रुपबाजी चल रही है, भूपेंद्र सिंह जी आपके आदर्श नेता हैं जी, वो उनका एक ग्रुप है। उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत उनका एक अलग ग्रुप चलता है। दोनों के बीच काफी बीच में सोशल मीडिया पर बहुत सारी जुबानी युद्ध भी हुए। और आपने बताया कि आप वर्तमान में महेश राय जी इसके साथ में हैं, महेश राय जी भूपेंद्र सिंह जी के साथ में हैं, वर्तमान विधायक निर्मला सप्रे गोविंद सिंह जी के साथ। तो ये सब घालमेल जो हो रहा है भाजपा में, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? नहीं, कोई घालमेल नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और लोगों को देखने में लग रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को अवसर देती है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, आज वो नहीं है, तो उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को मौका दे रही है पार्टी। तो आपको लग रहा होगा कि भूपेंद्र सिंह जी की अपेक्षा हो रही है। भूपेंद्र सिंह जी की अपेक्षा नहीं हो रही है। ये पार्टी हर व्यक्ति को अवसर प्रदान करती है, ऐसी पार्टी है। ये राजा महाराजाओं वाली पार्टी नहीं है, ये परिवार विशेष वाली पार्टी नहीं है। ये जैसे कि एक डायलॉग था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जी, कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे जी, लेकिन हमें लगता है वो भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है, सारे कांग्रेस इकट्ठे होकर भाजपा में आ गए हैं। इसको लेके आपका क्या विचार? भाई, जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है वो पार्टी की रीति नीति के अनुसार ही कार्य कर रहा है। उनका बाकायदा प्रशिक्षण होता है और पार्टी का जो संगठन है उनके ऊपर पूरी निगरानी रखता है और वो पार्टी की नीति के हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं सर। आप
आपका परिवार कांग्रेसी माना जाता था। अजय सिंह राहुल भैया जो अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र हैं जी, तो वो इस समय कांग्रेस में हैं। आप भाजपा में आ गए, तो क्या सोच के आप भाजपा में आए कि कहीं सत्ता का सुख भोगने के लिए? माननीय भूपेंद्र सिंह जी, मैंने बताया कि भूपेंद्र सिंह जी की प्रेरणा से आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और उनके ही कहने पर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और आज मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। तब आपको ये ख्याल नहीं आया कि पिताजी कांग्रेस मानसिकता के थे, या कहीं उनको उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा, ऐसा कहीं कुछ ऐसा, या आपने परिवार से संपर्क किया हो? नहीं, बिल्कुल सारी बातें मैंने सोच के, और माननीय भूपेंद्र सिंह जी का हमारे परिवार को बड़ा सहयोग रहा, उन सब परिस्थितियों को समझ के मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। बीना में एक चर्चा है गुरु भाई कि आप थोड़ी चाणक्य नीति भी अपनाते हैं, राजनीति में होना चाहिए वो सब, कि आप पूर्व विधायक महेश राय जी को, आपकी जो जनपद के अध्यक्ष हैं वो भी विधायक जी की पूर्व विधायक के ग्रुप जी हैं, तो आप इन सबके लिए एक सलाह भी देते हैं कि अब इस तरीके से करना है, कहीं कोई आक्रामक होता है उनके विरुद्ध तो आप उन्हें सेफ डिफेंस भी देते हैं। तो ये सब चीजें क्या सही में आप करते हैं कि बड़ी चर्चा है? नहीं, ये तो आप लोगों को भ्रम फैलाने की आदत है कि किसी को बदनाम करना है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे बदनाम करें। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी प्रत्याशी रहे, चाहे वो महेश राय जी रहे, चाहे उनकी जगह कोई और रहेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा। जिससे पहले सांसद माननीय भूपेंद्र सिंह जी थे, तो उनके समय मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। फिर माननीय लक्ष्मी नारायण यादव जी रहे, उसके बाद राज बहादुर सिंह जी रहे, उसके बाद लता वानखेड़े जी आई, मैंने सबके समय भारतीय जनता पार्टी का काम किया। पूर्व विधायक महेश राय जी के साथ आपने बहुत सारी यात्राएं की, क्या कारण है कि उन्हीं के साथ आपकी यात्राएं? नहीं, ये तो ज्यादातर दिखाई, वो पार्टी के लगातार से 3 बार के प्रत्याशी हैं, तो निश्चित है कि मैं उनके संपर्क में रहूंगा। एक और विधायक जो आपकी भाजपा का दामन थाम के आई हैं, निर्मला सप्रे जी, तो आप उनके साथ या उनके सपोर्ट में कभी स्टैंड लेते हुए दिखाई नहीं दिए? नहीं, मैं उनके विरोध में भी नहीं। भाई कहीं आपको दिखे कि हम विरोध कर रहे हैं उनका? सपोर्ट ना करना भी तो विरोध होता है। नहीं, ये कोई बात सर आएगा तो निश्चित सपोर्ट करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी में रह के अगर कोई सहयोग मांगेगी तो सपोर्ट करेंगे। सुनते हैं तो जनपद पंचायत में जितने भी आपके शासकीय अशासकीय कार्यक्रम होते हैं उनमें कहीं विधायक को मैंने दिखाई नहीं देती है, या कहीं कोई योजना का लाभ लेने के लिए लाभान्वित लोग आए हैं, तो ऐसा क्या कारण है? विधायक जी का अपना एक प्रोटोकॉल है, और जब कोई बड़ा आयोजन होता है, खंड स्तरीय कार्यक्रम होगा, तो निश्चित ही विधायक, चाहे वो विधायक महेश राय रहे या निर्मला सप्रे, उनको इनवाइट किया जाता है। आप मैंने अंत में आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, गुटबाजी आपके हिसाब से कोई गुटबाजी नहीं। हम अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे, या ये प्रश्न ही आपका संदेश कि आप जैसे जो युवा हैं, आपने बहुत कम उम्र में बहुत सारी ऐसे पद पा लिए, जनप्रतिनिधि के रूप में आपने काम कर लिया, आप पर एक नहीं कई विधायक आप पे विश्वास करते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, तो इन सब के बाद आप जैसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से तो मेरा मतलब मुख्य जो है कि राजनीति में आप आना चाह रहे हैं तो राजनीति आप चमक धमक के लिए नहीं आइए, या सोचें, कुछ लोग सोचते हैं कि हम पैसा बनाने के लिए राजनीति में आए। आप ये सोच के कभी राजनीति में ना आए, आप एक उद्देश्य लेके आए, और जो उद्देश्य लेके आप आ रहे लगातार उस उद्देश्य पे आप कार्य कीजिए, क्योंकि वही एक उद्देश्य है जो आपको राजनीति में पहचान प्रदान करेगा। और साथ ही जिस दल में है उस दल के प्रति आप निष्ठावान रहिए, और जिस साथी के साथ आप रहते हैं उस साथी के साथ भी आप निष्ठावान रह के रहिए, कभी विश्वासघात ना कीजिए। यह मेरा युवाओं से संदेश है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज के इस पॉडकास्ट शो को हम समाप्त करेंगे। गोलू भाई ने कहा है कि विश्वासघात ना कीजिए, ये भी कई वर्षों से अपने जिस नेता को एक बार चुन लेते हैं उसके साथ रहते हैं, और कहीं विश्वासघात वाली कोई बात भी इनके द्वारा आज तक नहीं की गई है। यह संदेश निश्चित रूप से सभी जो नवागंतुक हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उन्हें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए। और अंत में हम गोलू भाई के लिए, इनका उपनाम गोलू है इसलिए हम बार बार गोलू कह रहे हैं, हमसे छोटे भी हैं, और कहीं ना कहीं इनके पिताजी से जो हमारे संबंध रहे हैं, तो उस हिसाब से चाचा भतीजे वाले भी आप संबंध यहाँ पर बोल सकते हैं। तो हम गोलू भाई के लिए इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ से विदाई देंगे कि अपनी हिम्मत पे उड़ने के कायल हैं ये, अपनी हिम्मत पे उड़ने के कायल हैं ये, मौसमी हवाओं के सहारे नहीं, रुख हवाओं के बदले हैं इन्होंने सदा, ये परिंदे हवाओं से
हारे नहीं। गोलू भाई, आप हमारे साथ आए, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आरजेस रियल टॉक में हमने बात की अमर प्रताप सिंह ठाकुर गोलू भैया से, जो कि कृषि मंडी के पूर्व अध्यक्ष और जनपद पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दरअसल लोग पॉडकास्ट में अक्सर ये चाहते हैं कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी आए, कोई बड़े ऐसे लोग आए जिनके माध्यम से हमारा शो उठ सके, हमारे शो के व्यूअर्स बढ़ सके। लेकिन हम ऐसे लोगों को यहाँ पर इस मंच पर बुलाते हैं जिन्होंने जमीन से जुड़कर राजनीति की है, या जमीन से जुड़कर उन्होंने अपनी कला, अपने समाज सेवा के माध्यम से अपना नाम हासिल किया है। तो यदि आपको हमारा यह शो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।